आप तुम बैठो यार, तुम कह रहा हूँ मुझे स्टार्ट कर लेने दो, तो तुम ये पकड़ो टैबलेट, लिखो। क्या आवाज आ रही है? हेलो राम जी, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी, जो इस कार्यशाला के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, उनको इंट्रोड्यूस करने का अवसर मिला है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत मिश्रा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने शोध किया है डॉक्टर ब्रजेश कुमार शर्मा जी के निर्देशन में, और उसके बाद भवंस मेहता महाविद्यालय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। अक्सर मैं कहा करता हूं कि डॉक्टर लक्ष्मीकांत मिश्रा बहुत ही प्यार से, बहुत धीमे से चीज़ों को समझाते हैं, और उनका जो सिखाने का तरीका है वो बहुत ही बढ़िया है। तो बिल्कुल मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर लक्ष्मीकांत मिश्रा का कि वो इस कार्यशाला में अपना वक्तव्य दें और हम सभी को कुछ सिखाएं। तो डॉक्टर लक्ष्मीकांत मिश्रा। धन्यवाद सर। Thank you so much for your kind introduction. मैं जो कुछ भी इस समय मतलब कर रहा हूँ, ज्यादातर चीजें हमारे गुरुओं की प्रेरणा से हो रही हैं।
तो मैं सबसे पहले उन लोगों को प्रणाम करता हूँ। और इस कार्यशाला जो कि आयोजित हो रही है प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा हायर मैथमेटिक्स ट्रस्ट और भवंश मेहता महाविद्यालय भरवारी के सौजन्य से, तो इसमें जो प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा सर से मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन तो नहीं रहा है, लेकिन मैंने बहुत सारे व्याख्यान उनके सुने हैं कई अलग-अलग माध्यमों से। इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी का एक कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुआ था 2008 में। उस समय मैं यहाँ से एमएससी कर रहा था, तो मैंने वहाँ पे भी सर का व्याख्यान सुना था और बहुत ही इंस्पायरिंग लेक्चर सर देते थे। मैं रामजी लाल सर और आरपी शुक्ला सर और भी हमारे जो गुरु लोग हैं ब्रजेश सर, सब लोगों से काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिला है और उसमें से मैं जितना हो सकता है मैं अपने आगे आने वाली पीढ़ी को देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज हम लोग कंप्लीटनेस पे बात करने वाले हैं। बहुत चूँकि कंप्लीटनेस एक बहुत बड़ा विषय है और हम केवल इसका एक छोटा-सा पार्ट करने वाले हैं, और वो भी इतनी जल्दी में इस वजह से क्योंकि ब्रजेश सर ब्रजेश सर को भी और विपुल सर को भी कंप्लीटनेस की काफ़ी आवश्यकता है, तो अभी इसको उससे पहले करना अति आवश्यक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कंप्लीटनेस के बारे में। उससे पहले हम लोग थोड़ा-सा रिकॉल करेंगे कुछ चीज़ों को। ओके। राम जी, शेयर जी स्क्रीन इनेबल करिए। कहाँ से करें? हमारी ओके ओके हो गई? हाँ, नहीं ठीक है। हाँ, एक मिनट ऑप्शन नहीं दिख रहा है, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। दिख ओके। हाँ, ये तुम्हारी मेरी स्क्रीन में नहीं शेयर नहीं होगी, शेयर नहीं एक मिनट। हाँ, यस सर। ये है? इधर पे नहीं है। हेलो हेलो, हमारी स्क्रीन दिख रही है? ओके, हमारी स्क्रीन दिख रही है?
स्क्रीन हमारी दिख रही है? दिख रही है सर, प्रोसीड करिए। Okay, so let us start. Okay, completeness. So first of all, we have to recall something. Let us recall. Okay, so what is sequence in a metric space? So we know that what is sequence? Sequence in a metric space XD is a function. This is a function f from natural number to x. So if we write fn is equal to an for every n, then we can write this sequence as, we denote it by this one, this notation R curly bracket an. So but we will always use this notation. Okay, okay, what is the convergent sequence? It is already done by Vivek sir, and somewhat done by Akhilesh sir also, but I am recalling it again. So what is convergent sequence? Convergent sequence, this is convergent sequence is a sequence an in some metric space a sequence an in some metric space xg is said to converge to a point L if for every epsilon greater than 0 there exists a natural number n such that distance between an and L is 10 to 0 as n tends to infinity. That is distance between an and L is less than epsilon for every n greater than capital N. Okay. So this is the definition of convergent sequence. We need now Cauchy sequence. So let me recall what is Cauchy sequence. Cauchy sequence. Cauchy sequence
a sequence an in some metric space xd is a Pussy sequence. We call it a Pussy sequence if what is condition? Condition is that the distance between any two terms after certain stage is decreasing. So we can write it as for every epsilon greater than 0, there exists a natural number n such that distance between an and am is less than epsilon for every n and m greater than or equal to capital N. Okay. So we can write here also capital N greater than or equal to. Okay. So this is the definition of Pussy sequence. That means we can write it also as distance between an and am tends to 0 as n and m tends to infinity. Okay. So this is Pussy sequence, and we know very well that every convergent sequence is a Pussy sequence. Every convergent sequence is a Pussy sequence. So let me erase all these things. Okay. So recall so note that every convergent sequence is a Pussy sequence. Okay. Every convergent sequence is a Pussy sequence. Why is it so? It is already, I think, proved, but let me recall it again. So suppose this sequence an is a convergent sequence which converges to some point L, then we have to show that this is a Pussy sequence. So how can we see? So by definition, for every epsilon greater than 0, there exists a natural number such that distance between an and L is less than epsilon whenever n is greater than or equal to, we can write it as am, and the distance between am and L is also less than epsilon. We can take here epsilon by 2 also.
So this one. So now distance between AN and AM is what? This is by triangle inequality. We can write it as, this is the AN L plus distance between L and AM. So, but we know that it satisfies symmetry. So we can write it as AM and distance between AM and this distance between AN and L is less than epsilon by 2, and this distance between AM and L is also less than epsilon by 2. So the whole thing, this is true for which? This is true for every n and m greater than or equal to capital M. So distance between AN and AM is less than epsilon for every n and m greater than or equal to n. So our the sequence AN is Cauchy sequence. Okay, so we have done this. It is a Cauchy sequence. Now let us see, is converse of the above observation true? So this is question. Is converse of the above statement true? So answer is what? What is answer? Answer is not necessarily. Okay, not necessarily. That means a Cauchy sequence may or may not be convergent. Okay, so we have some example. So suppose we have some examples. Example in which a Cauchy sequence is convergent. So we can take, suppose we are taking R with usual metric, and this is usual metric. Okay, and we are taking the sequence AN, which is the simplest. I think it is 1 by n. So we all know that this sequence sequence 1 upon n converges to 0, and 0 belongs to set of real number. As tending to infinity. This is Cauchy sequence. How will we check? We can check it. Suppose we are taking distance between AN and AM. So what is distance between AN and AM? So this will be nothing but mod 1 upon n minus 1 upon m. Okay, so this is m minus n divided by mn whole mod. Okay, and we can take if m is greater, checking m greater than n. So this is positive thing, and we can write it as distance between AN and AM
is nothing but m minus n divided by mn. Okay. Okay. So this you can check, this will be less than or less than I think it should be less than 1 by n. Okay, so it should be, one can check it. Okay, so by using Archimedean property, we can write it as this must, we can find a natural number. We can find a natural number n such that this distance is less than epsilon where for every n greater than n greater than or equal to n, where okay, so we can find it. Okay, we can find this natural number n using Archimedean property. So is it okay? Okay, so we can find it this natural number n says that this, so our the sequence, this is a Cauchy sequence. So now take another example. In this example, we have seen that our sequence is Cauchy as well as convergent. Next example, we see, suppose the chain thing is equal to n, but we are in the open interval 0 and closed interval 1. This Hello, Ramji. Is my screen visible? No, sir. Now it is visible. Okay, thank you. So let us take another example in which we are taking an is same as 1 upon n, but we are taking this sequence in open 0 and closed 1. This is obviously a subset of set of real number, and we are taking this set as with usual metric, so it is a subspace of R. Okay, so now we can see that this is again a Cauchy sequence. This sequence, clearly this sequence is a Cauchy sequence, but it
it is not convergent in this one. Okay, why? Since this sequence converges to 0, but 0 is not here, so this sequence is not convergent in this particular metric space. Okay, so we have this example, and let me see another example. So suppose we are taking set of rational number with usual metric. Set of rational number usual metric. We can see here. Let us consider a sequence an so that first term is 1 and the next term is given by this relation. Okay, so one can easily check that this sequence is a Cauchy sequence, and it converges. This sequence converges to square root 2, I think, but square root 2 is not inside set of rational numbers. Okay, so we have this example. This is Cauchy sequence but not convergent. Now next example, simple. So suppose a metric space, set of rational number with the usual metric, and the sequence is 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus and so on 1 by n factorial. Okay, so clearly this sequence is a Cauchy sequence. This is a Cauchy sequence, but it converges to E. It converges to E, which is not inside Q. Okay, so this is the question. This is the example in which this Cauchy sequence is not convergent. Now, so we have several metric spaces in which every Cauchy sequence is convergent, and there are some also metric spaces in which some Cauchy sequences are not convergent. So we have a definition of complete metric space. Okay, so a metric space X D is said to be complete, or we can say it is R it is a complete metric space if every Cauchy sequence in X is
convergent, or we can say every Cauchy sequence in X converges in X. Okay, so this is our complete metric space. And if we have some metric space which is not complete, so a metric space which is not complete is called incomplete metric space. So we have already seen several examples. So what is example we have? First of all, we have already seen that the set of rational numbers with usual metric is incomplete. This metric is incomplete. As I already observed here, that there are some sequences which are Cauchy but not convergent. Okay, so next example is we are taking and the same example which is observed above. This is the sequence, this is the set open 0 closed 1 with usual metric. This is also incomplete. Next example, let us take simplest example of set of real number with usual metric. Okay, set of real number with usual metric. This is complete. Why it is complete? You can see that if we consider a sequence which is convergent, then we already know that this is Cauchy sequence. And if we take a Cauchy sequence in R, we can prove that it is also convergent in R. Okay, so it is I think easy observation, one can easily observe it. Okay, so next example is, what is the next example? Consider a discrete metric space. Okay, so this is discrete metric space. So discrete metric space means X is a non-empty set, and distance between any two member is defined as, this is 0 if both elements are equal, and it is 1 if both are different. Okay, so this is a discrete metric on X, and X is discrete metric space. So consider a sequence which is Cauchy sequence in this. Suppose this sequence is a Cauchy sequence.
So if it is a Cauchy sequence, then what we see that distance between AN and AM should tend to 0 as N and M tend to infinity. Okay, so but we know that there is only two distances. First one is what? 0, and second one is 1. Only two distances are here, and this distance between N and AM must converge to 0. That means after certain stage it should be equal to 0. Okay, that means we can see, that means there exists a natural number. We can find a natural number such that AN is equals to 0 for every, oh sorry, AN is not 0, but the distance between AN and AM is 0 for every N and M greater than or equal to N. Okay, so we can find it will happen. Why? Since this is a Cauchy sequence, it must go converge to 0, and so it cannot be 1 for every N and M after certain stage. Okay, so it must be 0. That means that is AN is equal to AM for every N and M greater than or equal to N. Okay, so we can see this sequence is what? This sequence is a constant sequence. So a Cauchy sequence in XD means metric space, discrete metric space, is nothing but is a constant sequence. Okay, it is a constant sequence, and we know that constant sequence is convergent. So this is also, so this sequence is also convergent, okay. So that means every discrete metric space is a complete metric space. So every discrete metric space is a complete metric space. Okay, so I think I have not much time, but I will give some more examples. Okay, consider L infinity. Okay, so what is L infinity? This is a set of all bounded sequences
set of all bounded sequences on R. Suppose these are defined on R. Okay, set of all bounded sequences, and we take distance. That means if we have two sequences, suppose first one is xn, second one is yn. So distance between xn and yn is what? This is we are taking here. It is a supremum metric. That means this this is in R. Okay. So supremum of okay, supremum of xn minus yn. Okay, such that n is what? N is natural number. Okay, this is supremum of this set. Okay, so this is supremum metric. We can see easily observe that this is a metric space. L infinity is a metric space with this metric. Okay, so we can see that this L infinity and D is complete metric space. This is a complete metric space. Okay, so we can prove it, but I think we have to tell some more things today, so I'm not going to prove it. You have to prove. Another example is what? Another example you can see simply just take Rn. Okay, Rn with the usual distance. Suppose what is the usual distance? Distance between any two elements. First element is x1 x2 dot dot xn, and second element is y1 y2 dot 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 yn. So we are taking this distance is square root of x1 minus y1 square plus and so on xn minus yn square. So this is, yes, this is usual metric on Rn. So this Rn is what? Rn is, this is also complete metric space. Okay, so there are some more examples, but we need to tell some isometry which will be used tomorrow. So I will stop it, and I just introduce what is isometry. Okay, isometry. What is isometry? So suppose we have two metric spaces, x d1 and y d2 are two metric spaces. Okay, then a function f from x to y is an isometry if it preserves the distance. That means what? That means distance between f of x1 and f of x2, this is same as distance between x1 and
x1 and x2. Okay, for every x1 x2 inside x. Okay, so that means what f is, that is f is a distance preserving map. Okay, so isometry is what? Isometry is nothing but distance preserving map. Okay, so what is example? Suppose we take some example. Simplest example is that suppose we are taking identity map on X, where XD is any metric space. Then this identity map, this is identity map. This is what? This is clearly a isometry. Okay, so this is trivial example. And next example is what we can take. Next example, suppose we are taking some R2. Okay, R2 with usual metric, and that means and we are taking f from R2 to R2. Okay, given by f of x comma y equals to suppose we are taking a simple translation. Okay, so this is nothing but x y plus suppose 1 comma 0. Okay, so we are translating it by 1 comma 0. So x plus 1 and y. So one can easily observe that this also preserves distance. So f is an this is an isometry. Okay, so one remark. What is remark? An isometry is a vacuously injective map, and isometry is an injective map. Okay, why it is injective? One can easily check. Suppose f from x to y, this is an isometry, and if we take distance between distance between fx1 and fx2, this is nothing but distance between x1 and x2. Okay, so if fx1 is equals to fx2, then it should imply that distance between fx1 and fx2, this is 0. Okay, but this distance is same as distance between x1 and x2, so this is also 0. Notation becomes T, sir. In place of F must be T. Okay. I think distance is here 2, and we are taking, wait a minute, we are taking 2 distances, so here is d2 and this distance is d1. Okay, so this is okay, this distance between x1 and x2 is 0, and which imply that x1 is equal to x2. Okay, so this any isometry is
vacuously injective, but it may not be onto. Okay, so I think I have no time now. So one more thing that we have already, we can see in any standard book like Artin that the isometry on Rn is nothing but this is either rotation or reflection or translation by some element translation. And one more thing that is glide reflection, but glide reflection is just combination of reflection and translation. So it is given in book of Artin. Also it is given in Gallien's book of abstract algebra, which classifies that any isometry from Rn to Rn is nothing but one of these. Okay, so I think I should stop here. I will do something on completion of metric spaces. That means if a metric space is not complete, we can make it complete by adjoining some elements. Okay, so I should stop here. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर इतने अच्छे लेक्चर के लिए. We all surely recalled the ideas of convergent and Cauchy sequences, as well as some basic properties and examples, including isometry of complete space, of metric space. Okay, moving forward. Now for the next session, our speaker, Dr. Vipul Kakkad, is joined and will start his session after 4 minutes at 11 a.m. Till then, I am hand over the platform to the organizing secretary of this workshop. Over to Dr. Lakshmikant Mishra, sir. Sir, please. I think we have to wait just for a few minutes. And I don't know whether Dr. Vipul sir is here or not. मैं हूँ इधर. Yes, sir. So 2-3 मिनट बाद सर कंटिन्यू करिए प्लीज. ओके, ये कैसे लिख रहे थे तुम इसमें पैड पे? ये स्वप्निल सर का वो टैब है, उसी से कर रहे हैं. ऐप पे अच्छे से. और थोड़ा सा अरे इसमें हमको मतलब अभी नया नया सा है तो बहुत अच्छे से कर भी नहीं पा रहे थे. मेरी राइटिंग तो अच्छी आ रही थी, मेरी राइटिंग तो बहुत खराब. नहीं, वो तो लिखने के ऊपर डिपेंड है सर. Your video is paused, I think. ओके, अब हाँ. अच्छा, the host has asked you to start video. at this time host is Ramji Pandey. अच्छा अच्छा.
लक्ष्मीकांत, वो जो फैन का डिस्टरबेंस था वो अभी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? ठीक है। अभी तो ठीक है सर। और आवाज साफ आ रही है मेरी? एकदम क्लियर है सर। ओके ओके। एक्चुअल में पानी यहाँ पे बारिश हो रही है कल से अच्छा अच्छा। लगातार। तो लेकिन फिर भी मतलब नेटवर्क में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, मतलब आवाज क्लियर है, एवरीथिंग ऑल राइट। ओके सर, आई थिंक स्टार्ट। स्टार्ट करें? हाँ 11 बज गया है तो स्टार्ट करना चाहिए। मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके जी सर, दिख रही है। ओके ओके। सर ये हाइड नहीं हुआ ना? अरे मैं इससे देखो भूल गया। इसके बाद मैं देखता हूँ कैसे हो गए। ठीक सर, ठीक। ओके। तो लेट अस स्टार्ट अगेन लेक्चर 2। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ क्या लास्ट टाइम पे मैंने किया था। तो बेसिकली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस डिफाइन किया था। एंड कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस एक्स को हम तब बोलेंगे जब एवरी ओपन कवर ऑफ एक्स हैज फाइनाइट सब कवर। ये लास्ट टाइम में एग्जांपल दिया था एंड वी सॉ सम बेसिक एग्जांपल and we saw that closed interval 0 1 in R is compact with usual metric. 0 1 in R is compact set in R with usual matrix. Now let us move to continuous function. So proposition is that let f from x to y be continuous and onto मैप। तो x और y दो मैट्रिक स्पेस है और f एक कॉन्टिन्यूअस मैप है और साथ ही साथ onto। So if x is compact, then y is also compact. तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। ये बात हम प्रूव करेंगे। तो हमको क्या दिया है कि x कॉम्पैक्ट है एंड वी हैव टू प्रूव दैट y इज कॉम्पैक्ट। तो y को कॉम्पैक्ट दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक ओपन कवर ले लें। लेट f be the family of open sets which covers y. So let f be an open cover of y। क्योंकि हमारा क्लेम है कि y भी कॉम्पैक्ट होगा तो हम y का एक ओपन कवर ले लें एंड वी हैव टू प्रोवाइड अ फाइनाइट सब कवर ऑफ y। तो इस f का एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा, ये हमको दिखाना। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज x, दिस इज y, there is a continuous map from x to y and there is family of open set which cover y, and since f is continuous, so inverse image of every open set f inverse g alpha that will be open in x।
ये कॉन्टिन्यूस मैप की प्रॉपर्टी में ये प्रूफ हुआ होगा that inverse or it will be given as definition that inverse image of open set is open. So since f is continuous, it means that inverse image of every open set, it is open in X for all alpha in indexing set I, because each G alpha is open in Y. So inverse image of open set will be open in X. So now we consider this collection F inverse G alpha such that alpha is in I. अब ये जो फैमिली है ये y को कवर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यूनियन ऑफ g अल्फा अल्फा रनिंग ओवर i इज x. अब अगर इसके ऊपर हम f इनवर्स अप्लाई कर दें, सो इट विल बी f इनवर्स x, oh sorry, y. that was y. So this was open cover of y, and if we apply f inverse both sides, we get f inverse y, and f inverse y is x. f inverse y is x. अब ये बात हम जानते हैं कि इनवर्स इमेज जो है आर्बिट्रेरी यूनियन में किस तरह बिहेव करता है. सो इट इज यूनियन f inverse g alpha is equal to x. So it means that this collection is an open cover of this collection is an open cover of x, because union g alpha is y, and taking inverse images we get that union of f inverse g alpha is x. So it means this collection is open cover of x, but we are given that x is compact. So x is compact, which means that every open cover has finite subcover. So it means this open cover will also have finite subcover. So it means there will be f inverse g alpha 1, f inverse g alpha 2, and f inverse g alpha n, such that x will be f inverse g alpha 1 union f inverse g alpha 2 f inverse g alpha n. Now the task is easy. Now we apply f both sides. So it is fx, and it will be f inverse g alpha 1 union f inverse g alpha n. अब यहाँ पे एक बात दी हुई है, what we are given that f is onto, we are given that f is onto. तो in particular f inverse b जो है ये बराबर नहीं है, but it is very basic fact of set theory that if f is onto then f inverse b is equal to b for all b contained in y. अगर ये onto नहीं है तब हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते. तो कहने का मतलब ये है कि अगर f onto है तो किसी सबसेट की प्री इनवर्स इमेज लें, उसके बाद फिर उसकी इमेज लें, तो फिर वापस वही सेट मिल जाएगा. Now f is given as onto, so it means that fx is g alpha 1 union g alpha 2 union g alpha n
but f is onto, it means that fx is full y, so which means that y has finite subcover, which will mean that y is compact, because G alpha was open cover of y, and we provide a finite subcover for y, so it means that y is compact. So its corollary is that every continuous image of, so इसको हम दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि अगर f जो है x से y में एक continuous मैप है, be a continuous map, and if A is compact in x, is compact, then fa is compact in y, fx is compact in y. कैसे? ऊपर तो हमने क्या दिखाया कि अगर x कॉम्पैक्ट है, f ऑन टू है, तो फिर y भी कॉम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर f कोई भी कॉन्टिन्यूअस मैप है और a x में कॉम्पैक्ट है, तो f a y में कॉम्पैक्ट होगा। और प्रूफ जो है सीधा सीधा है कि x से y में कोई मैप है, a इसका एक सबसेट है जो कि x में कॉम्पैक्ट है, तो इसके अंदर इसकी हम अगर इमेज ले लें, दैट विल बी fa। अब हम f को पूरे पे ना देखकर अगर f पे देखना शुरू करें, restrict f on a, so f a to fa, f को पूरे पे ना देखकर अगर हम a पे रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो क्योंकि किसी कॉन्टिन्यूअस मैप का रिस्ट्रिक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है, और ये मैप जो है a से fa में ऑनटू है, so restriction of f over a is continuous, so this is continuous, and the map f restricted over a from a to fa is onto, so by previous proposition, since a is compact, then fa is compact, right? So corollary is any continuous image of compact set is compact. अब इतनी बात कहने से एक फायदा होगा। क्या फायदा होगा? कल के लेक्चर में हमने क्या प्रूव किया था? कल के लेक्चर में हमने प्रूव किया था that closed interval 0 1 is compact in R with usual metric space. अब हम क्या करें? हम एक मैप डिफाइन करें। Define a map f from 0 1 to AB, where A B is in R and A is less than B. एक हम मैप डिफाइन करें। कैसे डिफाइन करें? डिफाइंड बाय fx is equal to a plus b minus a x, ये हम मैप डिफाइन करें। सो डिफाइन अ मैप फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 to any closed interval AB, defined like that. Now ये मैं एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ आपके लिए, that you check that f is bijective map, f is bijective map, and plus it is continuous map. तो बाइजेक्टिव है, तो इन पर्टिकुलर दिस इज ऑनटू आल्सो। अब अगर हम ये प्रोपोजिशन अप्लाई करें which says that f from x to y is continuous and onto, and if x is compact then y is compact, अगर इस बात पे यहाँ अप्लाई करें तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो मैप है that is bijective as well as continuous, so by that proposition
we get that any closed interval is compact. Any closed interval is compact. इसका मतलब है कि केवल 0 1 को कॉम्पैक्ट दिखाने से ही हमको क्या मिल गया कि सारे जो क्लोज इंटरवल हैं वो R के अंदर कॉम्पैक्ट है। तो यानी कि अभी हमने क्या प्रूव किया? हमने प्रूव किया दैट एवरी क्लोज इंटरवल इज कॉम्पैक्ट। अब हम ये पूछना चाहते हैं what are compact set in R? क्वेश्चन है कि what are compact set in R? तो अभी तो हमने केवल एक टाइप के कॉम्पैक्ट सेट देखे। क्या देखे? द क्लोज इंटरवल, एनी क्लोज इंटरवल इन इज कॉम्पैक्ट इन आर। अब सवाल ये है कि आर में अगर कोई कॉम्पैक्ट सेट है तो वो किस तरीके के हैं? नाउ वी विल प्रूव दैट प्रोपोजिशन। व्हाट इज प्रोपोजिशन? Proposition is that a closed and bounded set, a closed and bounded set in R, R का मतलब है यूजुअल मैट्रिक स्पेस के साथ, closed and bounded set in R is compact in R. A closed and bounded set in R is compact in R. तो इसका मतलब है कि हमको दूसरे तरीके की भी फैमिली मिल जाएगी और हम लास्ट में एक्चुअल में फाइनली ये दिखा देंगे कि R के अंदर अगर कोई कॉम्पैक्ट सेट है तो फिर वो क्लोज और बाउंडेड है। तो यहाँ पे हम केवल इतना बोल रहे हैं कि अ क्लोज एंड बाउंडेड सेट इन R इज कॉम्पैक्ट, और अभी थोड़ी देर बाद हम ये दिखा देंगे कि R के अंदर अगर कोई कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब है कि वो क्लोज एंड बाउंडेड ही है। तो अभी केवल हम इतनी बात बोल रहे हैं कि अ क्लोज एंड बाउंडेड सेट इन R इज कॉम्पैक्ट इन R, और ये यूजुअल मैट्रिक के साथ चल रहा है सर। तो प्रूफ So let A be a set in R such that A is bounded as well as closed. ये बाउंडेड भी है और क्लोज भी है। अब हमको दिखाना क्या है कि ये कॉम्पैक्ट है। So our claim is A is compact in R. तो A को कॉम्पैक्ट दिखाने के लिए फिर हमको क्या करना होगा? एक हमको ओपन कवर लेना होगा। किसका? एक हमको ओपन कवर लेना होगा। लेट F from G alpha be an open cover of A, और क्योंकि हमें इसको कॉम्पैक्ट दिखाना है तो इस ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर प्रोवाइड कराना होगा। ओपन कवर ऑफ A का मतलब क्या है? दैट A विल बी कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ G alpha running over I. Okay, now we are given that A is bounded. तो इसका मतलब क्या है कि अगर A R के अंदर बाउंडेड है तो कोई ना कोई एक क्लोज इंटरवल जरूर मिलेगा R के अंदर such that this A is contained in this closed interval AB. क्योंकि A रियल लाइन के अंदर बाउंडेड है तो कोई ना कोई एक क्लोज इंटरवल मिलेगा AB such that A is contained in that closed interval AB. अब एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसको आप लोग आराम से प्रूव कर सकते हैं।
सेट थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्व करना है कि ये जो ए बी है ये एक्चुअल में यूनियन जी अल्फा, ये जो हमने पूरा लिया हुआ है, विद यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ ए इसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स दैट एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसको आप लोग बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ए तो पूरे पूरे यूनियन में कंटेंट है और ए इस क्लोज इंटरवल में कंटेंट है। तो ये जो क्लोज इंटरवल है पूरे जी अल्फा के यूनियन और उसमें एक सेट और मर्ज कर दिया है ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें कंटेंट। नाउ अब ए क्लोज है तो इसका मतलब क्या है कि complement of closed set is open, so it means that a complement is open। अब अगर इसको हम फिर से ऑब्जर्व करें, ये जो हमने यहाँ पे पाया, so all g alpha was open and we are also noting that a complement is also open। यानी ये जो क्लोज इंटरवल है ये कुछ ओपन सेट्स के यूनियन में कंटेंट हो गया। तो जी अल्फा तो कहाँ से थे, एफ में थे। एफ में हमने बस एक सेट को और इंक्लूड कर दिया। एफ व्हाट वाज एफ? एफ वाज फैमिली ऑफ ओपन सेट्स और इसमें हमने एक ओपन सेट ए कॉम्प्लीमेंट को और ऐड कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो हम देख रहे हैं बात कि दैट दिस क्लोज इंटरवल विल be contained in union of G alpha together with an open set A complement. So it will mean that F union A complement is an open cover of closed interval AB. But we have proved just now that any closed interval AB is compact. We have just seen that closed interval AB is compact. So it means that every open cover has finite subcover. So it means that we get G alpha 1, G alpha 2, G alpha n and A complement such that the union of all will contain the closed interval AB. Because this is an open cover of closed interval AB and AB is compact, so we will get finite subcover for AB। अच्छा, अब फिर से ध्यान देने की बात क्या है, that A is contained in AB and AB is contained in G alpha 1, G alpha 2, G alpha n A complement। ये बात है। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ए जो है इनके यूनियन में कंटेंट है, लेकिन साथ ही साथ ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन एम्प्टी। इसका मतलब है कि ये जो ए है उसका इस ए कॉम्प्लीमेंट से कोई लेना देना नहीं है, इंटरसेक्शन फाई है। इसका मतलब क्या है कि ए विल बी टोटली कंटेन्ड इन जी अल्फा 1, जी अल्फा 2 and G alpha n. So it means that any open cover for A has finite subcover, which will mean that A is compact। तो अभी हमने क्या प्रूव किया, that every closed and bounded set in R is compact। अब जैसे ये प्रूव किया तो तुरंत हम एक एग्जाम्पल और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 1 by n union 0। Suppose this is A। Now question is A compact? Is A compact in R? Oh,
अभी इसको हम होल्ड पे रख रहे हैं, अभी ये एक्चुअल में इफ एंड ओनली इफ नहीं प्रूव किया है, सो होल्ड पे इसको रख रहे हैं। ओ सॉरी, यहीं से आ जाएगा, नॉट नेसेसरी। हाँ, तो क्या ये कॉम्पैक्ट है? तो अब हमको, क्या ये क्लोज्ड है? क्या ये क्लोज्ड है? क्वेश्चन इज वेदर ए क्लोज। अगर ये यस है, फिर हम पूछेंगे कि क्या ये बाउंडेड है, क्या ये बाउंडेड है। अगर ये यस है, ये जो सेट है 1/n and रनिंग ओवर n एंड टुगेदर विथ सिंगलटन 0, तो हम क्वेश्चन पूछें कि क्या ये R में क्लोज्ड है। अगर है, फिर हम पूछें कि क्या ये बाउंडेड है। अगर है, तो अगर ये क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है, इट मीन्स इट विल बी कॉम्पैक्ट इन R. So now it is exercise to justify whether it is closed or not, whether it is bounded or not. अगर है तब ये कॉम्पैक्ट है। Now next proposition. So what is next proposition? Next proposition is let X be a metric space, any metric space. Let X be a metric space and A be compact in, and A be compact in X. यानी कि X कोई मेट्रिक स्पेस है और A इसका एक कॉम्पैक्ट सेट है, देन A इज क्लोज्ड इन X. तो हम प्रोपोजिशन का स्टेटमेंट ये है, X कोई भी मेट्रिक स्पेस है और A इसका कॉम्पैक्ट सेट है, तो A क्लोज्ड होगा, A विल बी क्लोज्ड इन A. तो अब किसी सेट को क्लोज दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका कॉम्प्लीमेंट देखना पड़ेगा. We have to show that, what we have to show? We have to show that A complement is open. We are given that A is compact, then we have to show that A is closed. To show A is closed, we will show that A complement is open. अब किसी सेट को ओपन कैसे दिखाते हैं? किसी सेट को ओपन दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें दिखाना होगा कि A का A कॉम्प्लीमेंट का, दिस इज A कॉम्प्लीमेंट, here it is X, here it is A, this is A and this portion is A complement. A complement को ओपन दिखाने के लिए क्या करना होगा कि कोई भी X हम A complement में ले लें, इसके अराउंड अगर हम कोई ओपन सेट पा जाएं जो कि पूरा पूरा A complement के अंदर कंटेंट है, this will mean that A complement is open. This is the definition, I think it will be given. तो एक कॉम्प्लीमेंट को हमें ओपन दिखाना है, तो टेक एनी पॉइंट इन ए कॉम्प्लीमेंट एंड वी हैव टू प्रोवाइड एन ओपन सेट around X which is totally contained in A complement. So if it is possible, it will mean that A complement is open and hence A is closed. Now X हमने लिया A complement में. Now take A in A. X हमने लिया A complement में और A हमने ले लिया A के अंदर. तो इसका मतलब क्या है कि A और X आपस में बराबर नहीं होंगे क्योंकि X A कॉम्प्लीमेंट में है और A के अंदर. अब क्योंकि हम मैट्रिक स्पेस में काम कर रहे हैं तो A के अराउंड एक ओपन बॉल मिलेगी जिसको कि हम मान लें सम रेडियस ऐसे, और X के अराउंड एक ओपन बॉल मिलेगी जिसको हम मान लें RA,
कि उनका हम इंटरसेक्शन लें, दैट विल बी एम्प्टी। ए के अराउंड एक ओपन बॉल मिलेगी ऑफ रेडियस एस ए, एक्स के अराउंड एक ओपन बॉल मिलेगी ऑफ रेडियस आर ए, सच दैट इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू बॉल्स आर intersection of these two balls, it is empty set. अब हम क्या करें कि a को वेरी कराएं, a को वेरी कराएं, x को हमने फिक्स रखा है, a जितने भी a हम लेंगे a के अंदर उनके अराउंड हमको दूसरी मिलेगी और यहाँ x के अराउंड दूसरी मिलेगी, सच दैट इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। फिर कोई तीसरा a ले लें, इसके अराउंड हमको एक ओपन बॉल मिल जाएगा, x के अराउंड दूसरा ओपन बॉल मिल जाएगा, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी। तो अब हम क्या करें, इस तरीके से ए को ए में वेरी कराते रहें, स्मॉल ए को कैपिटल ए में वेरी कराते रहें, इस तरीके से कि एक हम फैमिली कंसीडर करें, कंसीडर अ फैमिली ऑफ ओपन बॉल्स, कैसी ओपन बॉल्स, बी ए एस ए सच दैट ए वेरीज ओवर ए with the property that f a s a intersection with a x r a is empty। कहने का मतलब ये है कि इस x को हम फिक्स रखें और इस a को वेरी कराते रहें, इस a को वेरी कराते रहें, और जैसे जैसे हम a को a में वेरी कराएंगे उसके अराउंड अलग अलग ओपन बॉल मिलेगी, a के अराउंड भी और x के अराउंड भी। इस तरीके से ओपन बॉल हम लेते जाएंगे कि उनका इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी आता रहे, और इस तरीके से a के अराउंड जितनी भी बॉल मिलती जाएं उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लें। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम स्मॉल a को कैपिटल ए में वेरी करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ए विल बी कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ ऑल ओपन बॉल अराउंड ए विद रेडियस एस ए, सच दैट ए वेरीज इन ए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो फैमिली है दैट इज एन ओपन कवर ऑफ ए, दैट इज एन ओपन कवर ऑफ ए। अब ए कॉम्पैक्ट है, ए इज कॉम्पैक्ट, इसका मतलब क्या है कि इस फैमिली का एक फाइनाइट सब कवर मिलेगा, दैट मीन्स कुछ हमको A1 पॉइंट मिलेगा, A1 के अराउंड हो सकता है SA1 रेडियस मिले, कोई A2 मिले, क्योंकि A को हम A में वेरी करा रहे हैं, SA2 एंड सिमिलरली FAN and SAN such that its union is A is contained in the union of all these finitely many open balls, AN SAN, right? So A is contained in finite union of finitely many open balls। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो हमने कलेक्शन बनाया है इसमें दो काम हो रहा है। दो काम क्या हो रहा है, ए के अराउंड तो हमको SA1 SA2 SA3 ये तो मिलते ही जा रहे हैं। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि दिस वाज x, दिस वाज a, मान लिया यहाँ पे A1 है और यहाँ पे x है, तो a के अराउंड SA1 रेडियस की ओपन बॉल मिली, इसके कोरेस्पॉन्डिंग x के अराउंड RA1 रेडियस की ओपन बॉल मिली, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसे किया है सच दैट। तो दो ओपन बॉल हमेशा आ रही है, एक ओपन बॉल ये भी है x के अराउंड RA1 रेडियस की, ऐसे ही कोई दूसरा A2 है, A2 के अराउंड SA2 रेडियस की ओपन बॉल मिली, तो इस x के अराउंड RA2 रेडियस की ओपन बॉल मिलेगी कि दोनों का इंटरसेक्शन पाई हो जाएगा RA2, एंड सिमिलरली
x r a n। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो यानी कि हमको n ओपन बॉल मिली a1 a2 an के अराउंड और n ओपन बॉल मिली x के अराउंड। नाउ so let us take u to be union of a1 sa1 an san, सभी ओपन बॉल्स का हमने a1 a2 an के अराउंड यूनियन लिया और उसका नाम u दे दिया। एंड नाउ लेट v विल बी इंटरसेक्शन ऑफ, यानी कि इस a में तो हम यूनियन ले रहे हैं, इस a में तो हम यूनियन ले रहे हैं और इस x के अराउंड जो डिफरेंट ओपन बॉल मिल रही है उनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं। सो x r a1 इंटरसेक्शन x r a2 इंटरसेक्शन x r an। नाउ u is union of finitely many open balls and v is intersection of finitely many open balls, so it will mean that u and v both are open sets. Finite and union and finite intersection of open set is open. तो इसका मतलब है कि u भी open है और v भी open है। Now next claim, our next claim is u intersection v is empty set। हमारा क्लेम ये है कि u और v का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। a में जितनी भी ओपन बॉल मिल रही थी उन सबका यूनियन ले लिया और x जो कि a कॉम्प्लीमेंट में है उसके अराउंड जितनी भी ओपन बॉल मिल रही थी उन सबका इंटरसेक्शन ले लिया। तो अब हमारा क्लेम ये है कि ये जो है दिस इज ओपन सेट और इंटरसेक्शन इज फाई, और ये मैं आपकी एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहा हूँ। इट इज वेरी एलिमेंट्री दैट इंटरसेक्शन ऑफ u and v is empty। अब अगर ये हो गया, इट इज एक्सरसाइज, अगर ये हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा दैट v is contained in u complement। अगर u और v का इंटरसेक्शन फाई है तो v जो है u कॉम्प्लीमेंट में कंटेंट हो जाएगा। अच्छा v क्या है? v जो है bx ra1 इंटरसेक्शन bx ra2 इंटरसेक्शन bx ran। इसका मतलब है x सभी के इंटरसेक्शन में है, तो इन पर्टिकुलर ये v में बिलोंग कर रहा है। सो x बिलोंग्स टू v एंड v इज कंटेन्ड इन u कॉम्प्लीमेंट। अब एक बार और ध्यान दीजिए, a ये क्या है? What is a is contained in b a1 sa1 union b a2 sa2 union b an san, और इसी को तो हमने u डिफाइन किया है, which means that इसी को तो हमने u डिफाइन किया है, which means that a is contained in u, a is contained in u। अगर a u के अंदर कंटेंट है तो फिर u कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेंट है। अब यहाँ सारी बातों को मिला है, x belongs to v, v is contained in u complement is contained in a complement। तो इसका मतलब क्या है? x के अराउंड एक ओपन सेट मिल गया v जो कि पूरा a कॉम्प्लीमेंट में कंटेंट है। यही हमको चाहिए था, x के अराउंड एक ओपन सेट मिल गया v, x जो कि a कॉम्प्लीमेंट का मेंबर था, इसके अराउंड एक ओपन सेट मिल गया v जो कि पूरा a कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेंट है। इसका मतलब है कि x जो है वो इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ a complement, and x is arbitrary, it means every point of a complement is interior point।
It means A complement is open, therefore A is closed. इसका मतलब है हमने क्या प्रूव किया कि किसी भी मैट्रिक स्पेस के अंदर कोई भी कॉम्पैक्ट सेट है तो फिर वो आर्बिट्ररी नहीं हो सकता, दैट हैज टू बी क्लोज्ड। अभी क्या प्रूव किया है कि किसी भी मैट्रिक स्पेस के अंदर एवरी कॉम्पैक्ट सेट इज क्लोज्ड। नाउ नेक्स्ट प्रोपोजिशन, now we will prove that let X be a compact। अब हम दूसरा, मान लें X एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है और F X के अंदर क्लोज्ड है। X कॉम्पैक्ट है और F X के अंदर क्लोज्ड है, तो F भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा। Then F is compact. F is compact. ऊपर क्या प्रूव किया? ऊपर ये प्रूव किया कि X के अंदर कॉम्पैक्ट सेट क्लोज्ड है। यहाँ क्या प्रूव कर रहे हैं? कॉम्पैक्ट सेट के अंदर क्लोज्ड भी कॉम्पैक्ट है। प्रूफ। तो F को कॉम्पैक्ट दिखाना है तो हमें क्या करना होगा? एक आप ओपन कवर ले लीजिए, लेट F बी एन ओपन कवर ऑफ F। क्योंकि हमें F को कॉम्पैक्ट दिखाना है तो इस ओपन कवर का हम एक फाइनाइट सब कवर दिखा दें तो काम बन जाएगा। ओपन कवर है, इसका मतलब क्या है? that F is contained in union G alpha, alpha running over I। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको दिया है F क्लोज्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि F कॉम्प्लीमेंट एक ओपन सेट है। अब अगर हम इस ओपन कवर में F कॉम्प्लीमेंट और मर्ज कर दें तो क्या होगा? ये जो हिस्सा है ये F को कवर कर रहा है, इसके साथ साथ हम F कॉम्प्लीमेंट और मर्ज कर दें, यानी F में हम F कॉम्प्लीमेंट को और अटैच कर दें तो क्या होगा? एक हिस्सा तो F को कवर कर रहा है, उसके साथ साथ हम F कॉम्प्लीमेंट और लगा दें तो क्या होगा? दिस विल बी an open cover for open cover of full X। क्योंकि ये जो G अल्फा थे, ये अगर X है, ये अगर F है, सपोज दिस इज F, तो ये G अल्फा जो है ये सब मिल करके F को कवर कर रहे थे। इसके साथ हमने F कॉम्प्लीमेंट और अटैच कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि सारी चीजें मिल करके X को कवर कर लेंगे, लेकिन X कॉम्पैक्ट है। But X is compact, which means that we will have some finite subcover such that X is equal to G alpha 1 union G alpha 2 and G alpha n together with F complement। अब इस X को हम कैसे लिख सकते हैं? X को हम लिख सकते हैं F यूनियन F कॉम्प्लीमेंट। अब ये F और F कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन पाई है, इसका मतलब है ये वाला हिस्सा जो है, इसका मतलब ये है कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा F कॉम्प्लीमेंट से कुछ नहीं होगा, ये पूरा पूरा कहाँ चला जाएगा? इसके अंदर चला जाएगा। It means that F is subset of G alpha 1, G alpha 2 and G alpha n। So it means that every open cover has finite subcover। तो अभी तक दो बातें हमने प्रूव करी। क्या बात प्रूव करी? कि किसी मैट्रिक स्पेस में कॉम्पैक्ट सेट क्लोज है, और दूसरी बात प्रूव करी कि किसी भी कॉम्पैक्ट सेट में क्लोज सेट भी कॉम्पैक्ट है।
Now final thing. So let X be compact. Let X be compact metric space. Then X is bounded. X is bounded. तो X को bounded दिखाना है तो क्या करना होगा, हम ये दिखा देंगे, we will show that X is contained in, some open ball of finite radius. क्योंकि हमको X को बाउंडेड दिखाना है तो हम शो कर देंगे कि पूरा मैट्रिक स्पेस ही किसी फाइनाइट रेडियस के अंदर कंटेंट है। तो क्या करना है, X कॉम्पैक्ट दिया है, सो लेट X be any element of X. Then we consider the family of open ball around X of radius n, where n is running over n. हमने क्या किया, कोई भी x एक फिक्स कर लिया, x is फिक्स, एक x को फिक्स कर लिया और इसके अराउंड जितने भी नेचुरल नंबर की रेडियस की ओपन बॉल हैं उन सब को ले लिया, x is फिक्स, इसके अराउंड 1 रेडियस, इसके अराउंड 2 रेडियस, इसके अराउंड 3 रेडियस, सो इनफाइनाइटली मैनी बॉल्स हमने कंसीडर कर लिया। अब so we can show that this is exercise that X is union BXN, और ये कैसे शो करेंगे, एक बार इसको इसके अंदर कंटेंट दिखा दें और एक बार इसको इसके अंदर कंटेंट दिखा दें, सो इट मीन्स दैट बोथ आर इक्वल। ये यूजुअल तरीका है that if A is contained in B, B is contained in A, which will mean that both are equal. So X is union of all such open ball. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो फैमिली है that is an open cover of X, but X is compact, which will mean that we have some finite open ball of radius n1, x, n2, bx, nk such that union is full x. अब यहाँ पे जो हमने n1, n2, nk हैं ये सब नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि हम मान लें कि m जो है इन n1, n2, nk में सबसे बड़ा वाला नेचुरल नंबर है। लेट m बी मैक्सिमम ऑफ, इसका मतलब है जो सबसे बड़ी ओपन बॉल होगी वो सबको कंटेन कर लेगी, सो इट विल मीन दैट x इज नथिंग बट bxm। तो यानी कि x जो है वो m रेडियस की ओपन बॉल ही हो गया। इन पर्टिकुलर x is contained in open ball around S of radius n, so it means it is bounded। अब इसका फायदा क्या हुआ, अब इन सब बातों को जरा मिलाएं, क्या मिलाएं, तो हमने प्रूव किया था कि एवरी क्लोज इंटरवल इन R, इन सबको अगर मिलाएं, एवरी क्लोज इंटरवल इन R इज इट इज कॉम्पैक्ट। अब हम पूछें कि R में अगर कोई कॉम्पैक्ट है, R के अंदर अगर कोई कॉम्पैक्ट सेट है, सपोज A इन R इज कॉम्पैक्ट, तो क्या होगा, अगर A R के अंदर कॉम्पैक्ट है तो अभी अभी ऊपर प्रूव किया है कि A क्लोज हो जाएगा, और यहाँ से जो हमने प्रूव किया है कि अगर X
कॉम्पैक्ट है तो X बाउंडेड है। तो अगर इन पर्टिकुलर A कॉम्पैक्ट है तो A बाउंडेड है। तो इसका मतलब ये है कि हमने प्रूव कर दिया कि R के अंदर अगर कोई कॉम्पैक्ट सेट है, सो इट इज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, it is if and only if condition that the closed and bounded set are compact in R, right? क्योंकि अगर ऊपर हमने सबसे पहले क्या प्रूव किया, एवरी क्लोज इंटरवल इज कॉम्पैक्ट, और अगर कोई मैट्रिक स्पेस के अंदर कॉम्पैक्ट है तो वो क्लोज भी है और बाउंडेड भी है। तो इन पर्टिकुलर R के अंदर अगर कोई कॉम्पैक्ट है तो वो क्लोज्ड है और बाउंडेड है। तो इसका मतलब है कि ये कैरेक्टराइजेशन हो गया, ये कैरेक्टराइजेशन हो गया ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इन। तो R के अंदर कॉम्पैक्ट सेट और कुछ नहीं है, ये क्लोज एंड बाउंडेड सेट है। सो आई थिंक इसको मैं फिनिश करता हूँ। लक्ष्मीकांत जी। स्वप्निल सर। सर सर आवाज मिल रही सर? जी बिल्कुल। आ रही है। क्या हुआ, खत्म हो गया? हाँ सर। हाँ। और किसी का क्वेश्चन है कोई? राम जी चैट में चेक करिए प्लीज। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई नहीं? ओके। अच्छा ओके ठीक है, तो फिर थर्ड लेक्चर के लिए जो है हम लोग 1 बजे मिलते हैं। ओके ओके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विपुल। थैंक यू। तीसरा लेक्चर भी आज का जो है डॉक्टर विपुल का ही है, और हम लोग 1 बजे जो है पुनः मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू।